नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं अब्दुल लतीफ़ इब्राहिम शेख सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से फिर से एक बार एक ख़ास मुद्दे को सामने रखते हुए आप लोगों के सामने आया हूं। मुद्दा ये दोस्तों, कुछ महीनों पहले या कुछ अरसे पहले एक मामला हमारे वसई जामा मस्जिद ट्रस्ट के ज़मीन को लेकर हुआ था। वो मामला आज तक के उसके ऊपर कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। एफआईआर तो हो चुका है, एफआईआर होके भी कुछ वक्त गुजर चुका है। वो भी बड़े मुश्किलों के सामना करने के बाद, यहाँ वहाँ दौड़ लगाने के बाद मामला दर्ज हुआ, एफआईआर हुआ है। जामा मस्जिद वक्फ प्रॉपर्टी जो वसई गांव में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो उस बारे में वसई गांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर हुआ था। लेकिन उसको जोड़ के एक वीडियो वायरल हुआ है जो सैयद आरिफ नाम है उन साहब का। वो साहब ने जो वक्फ बोर्ड के मेंबरान के बारे में जो अंदर जो चलता है, जो गठजोड़ चलता है, जो यहाँ वहाँ का पेपर बदली करना, ये करना, जो काम गलत काम को अंजाम देते हैं, उसके बारे में आरिफ सैयद साहब ने जो बताया है वीडियो में, एक 2-3 मिनट का वीडियो है, वो वायरल हुआ था। तो मैंने समझा कि ये बहुत काम की चीज़ है जो ये वीडियो है, क्योंकि इसमें भी उल्लेख किया है वसई गांव जामा मस्जिद ट्रस्ट का। जो वहाँ की जो मैडम थी, वो मैडम का भी नाम उन्होंने लिया है, सैयद आरिफ साहब ने। वो वक़फ़ सेवा मंच से हैं। सैयद आरिफ साहब वक़फ़ सेवा मंच से हैं। उन्होंने ये वीडियो वायरल किया है। ये वीडियो मैं सारा न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप लोगों तक के भी पहुंचा रहा हूं। इसमें आप लोग भी ज़रा ध्यान दीजिए इस वीडियो पर। सैयद आरिफ साहब ने क्या क्या कहा है और किस तरह ये वक्फ बोर्ड जो वक़फ़ प्रॉपर्टी है उसको लेकर किस तरह से डामाडोल करके उसको हड़पने का काम करती है लोगों के द्वारा, ये आपको सैयद आरिफ साहब ने इसमें बताया है। ये ज़रूर देखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भारत, जय महाराष्ट्र। साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद आरिफ वक़फ़ सेवा मंच से आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए और साथ में वक़फ़ बोर्ड के मेंबरों को अपील करने के लिए आया हूँ। मैं ये जो अपील करने आया हूँ, ये मैंने अपील हमारे जो मार्गदर्शक है जनाब सोहेल खंडवानी साहब से भी डिस्कस की है और उन्होंने मुझे इजाज़त दी है कि मैं वक़फ़ बोर्ड के मेंबरान को अपील करूँ। मेंबरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को पता ही है कि हमारे वक़फ़ बोर्ड में आजकल कुछ ऐसे इश्यूज आ रहे हैं जो कि नहीं आना चाहिए थे। मोर पर्टिकुलरली पुणे के अंदर जो 7.5 करोड़ रुपए का जो मतलब फ्रॉड हुआ है वो है, और कुछ चीज़ें हैं। ये 2 चीज़ों को आपको मैं बताना चाह रहा था। एक तो पुणे का जो इशू है वो, और हमारे नासिक के अंदर दुधारी मस्जिद का जो इशू है वो इशू, दोनों चीज़ों को आपको मैं आगाह कराना जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ सर। जब वक़फ़ बोर्ड के सीईओ थी मैडम नसीम बानो पटेल, उस वक्त क्या हुआ था शायद आप लोग नहीं जानते हो, बताता हूँ। वसई जुम्मा मस्जिद जो वसई की है, उस मस्जिद की एक जगह थी, जो जगह का सौदा हुआ और उस जगह के लिए एक एनओसी निकाली गई वक़फ़ बोर्ड से नसीम बानो मैडम के सिग्नेचर के। एनओसी थी कि दिस लैंड डज नॉट बिलोंग्स टू वक़फ़। सब्सिक्वेंटली द एफआईआर हैज बीन रजिस्टर्ड विद द वसई पुलिस स्टेशन। सर, यही लोग है सब जो पुणे में इन्वॉल्व है। मोडस ऑपरेंडी भी सेम है, एक्ट भी सेम है, लेकिन वसई की जो एफआईआर है उसमें अभी तक एक भी अरेस्ट नहीं हुआ। अगर अरेस्ट हुआ होता ना तो ये लोगों की हिम्मत नहीं बढ़ती। खैर, उसके बाद क्या हुआ,
नसीम बानो पटेल ने हमारे नासिक की जो दुधारी मस्जिद की ज़मीन है उसके बारे में भी लेटर दिया, वक़फ़ नहीं है। सारे महाराष्ट्र को के इंडिया को पता चला कि भाई कुछ बड़ा बवाल हो गया, मैडम सस्पेंड हुए। ठीक है सर, अब ये दोनों वसई और जो नसीम बानो ने जो लेटर दी थी दुधारी मस्जिद, ये दोनों को मैं कोरिलेट करके आपको बताना चाह रहा हूँ सर। रिसेंटली जो पुणे के अंदर 7.5 करोड़ रुपए का जो फ्रॉड हुआ है उसके अंदर एक अरेस्ट भी हुआ है। आपसे गुजारिश है कि सुमोटो आप इस मैटर को थोड़ा सा अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट कीजिए, क्योंकि लेटर का जो डिस्पैच नंबर है और वो नंबर आपके डिस्पैच रजिस्टर के साथ में टैली हो रहा है और वही लेटर है। इट मीन्स दैट somebody must be from your department is been involved. There is no doubt at all. मैंने इसके पहले की वीडियो में कहा था कि अब ये कहेंगे कि हमारी सिग्नेचर नहीं है, क्योंकि इनकी प्रैक्टिस ही है सर। मैंने आपको वैसे से पहले आपको लेके चलता हूँ मैं शोलापुर चिरागली कब्रस्तान, वहाँ पर भी जो एनओसीज थी, 2 एनओसीज थी, कंटेन अलग अलग थे, वहाँ पर भी उन्होंने कहा कि भाई ये हमारी सिग्नेचर नहीं है। वैसे में कहा हमारी सिग्नेचर नहीं है, अभी पुणे में भी कह रहे कि हमारी सिग्नेचर नहीं है। सर अगर वक्त के ऊपर हम एक्शन ले लें तो इस तरह की हरकतें नहीं होंगी। अब मैं आ रहा हूँ दुधारी मस्जिद के केस मैटर में। पिछले बोर्ड मीटिंग के अंदर आप लोगों ने इस दुधारी मस्जिद के मैटर को हर्ड किया है और यू पीपल हैव केप्ट द मैटर फॉर ऑर्डर इन द सब्सिक्वेंट मीटिंग, जहाँ तक मेरा अपना नॉलेज है। इन द मीन टाइम एक पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी। उस पिटीशन की जब हियरिंग हुई तो सर आपके पैनल के ऊपर जो एडवोकेट है, एडवोकेट मोमिन साहब, उन्होंने कोर्ट के अंदर ये कहा है कि बोर्ड डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन इफ द ऑनरेबल कोर्ट ट्रांसफर द मैटर फ्रॉम वक्फ बोर्ड टू द ट्रिब्यूनल। इट मीन्स द वक्फ बोर्ड इज नॉट कॉम्पिटेंट टू डिसाइड वेदर द लैंड इज बिलोंग्स टू वक्फ और नॉट, or has the वक्फ बोर्ड permitted him to give such kind of commits? अगर वक्फ बोर्ड ने उन्हें परमिशन नहीं दिया तो किसकी इजाजत से उन्होंने कमेंट किया? सर हमारे पास में ट्रस्ट के जिम्मेदाराना लोग हैं जो एफिडेविट देने को तैयार है सर आपको कि आपके एडवोकेट ने भरी अदालत में ऐसा कहा है और उनके कहने के ऊपर ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ने मैटर ट्रिब्यूनल को ट्रांसफर किया। सर अब मैं आता हूं नसीम बानो के मैटर में कि नसीम बानो का इन्वॉल्वमेंट वसीफ में था और यहाँ पर उन्होंने नासिक के प्लॉट में उन्होंने कहा कि प्लॉट डज नॉट बिलोंग्स टू वक्फ। यही सीओ जो अभी अनीस अहमद, सर अगर वक्फ बोर्ड के डिस्पैच रजिस्टर के अंदर पूना के एनओसी के एंट्री है, यानी कि वक्फ बोर्ड के स्टाफ इन्वॉल्व है, और अगर वक्फ बोर्ड के स्टाफ इन्वॉल्व है तो इनडायरेक्टली सीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जवाबदारी आती है। ही हैज टू एक्सेप्ट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सर मैं आपको बता दूं एफआईआर रजिस्टर करने के लिए कितने जद्दोजहद करना पड़ता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और हम सब जानते हैं। पुणे की एफआईआर 3 घंटे के अंदर रजिस्टर्ड हुई सर, 3 घंटे के अंदर। किसके कहने पे हुई? मंत्रालय से फोन गया। जब इनको पता चला कि पानी अब अपने नाक से ऊपर चला गया और अपना नाम आने वाला है, इसलिए इन्होंने क्या किया, सामने से एफआईआर करवाया। सर मेरी गुजारिश आपसे इस मैटर को आप डीपली देखें, सोचे समझे और स्टू मोटो कॉल लेकर इस पर स्टडी करें, क्योंकि आज पूरा समाज आपकी तरफ देख रहा है। अगर वक्फ बोर्ड ने अपने पैनल के एडवोकेट को नहीं दिया परमिशन तो हमारा एलिगेशन ये है, सीओ के कहने के ऊपर एडवोकेट ने कहा कि मैटर को वक्फ बोर्ड से ट्रिब्यूनल में ट्रांसफर किया जाए। अदरवाइज उसकी औकात क्या, उसकी हैसियत क्या है एडवोकेट की कहने की? और उस एडवोकेट के पिछले रिकॉर्ड्स निकाल के देखिए सर, उन्होंने किधर किधर क्या क्या एडजस्टमेंट के अरेंजमेंट किए, सब मुझे मालूम है। अगर आप हेयरिंग कराते हो और मुझे अगर बुलाते हो, आई विल सिट अक्रॉस द टेबल एंड आई विल प्रूव दैट व्हाट काइंड ऑफ एडवोकेट इज। किधर किधर उन्होंने क्या 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 गफले किए, ये हमारा डायरेक्ट एलिगेशन है आपके एडवोकेट के ऊपर। उनकी हिम्मत कैसी थी सर ये कहने की? हमारा डाउट नहीं, हमारा यकीन है कि इसके अंदर सीओ भी इन्वॉल्व है। और ये सर आपको बता दें, दुधारी मस्जिद की जो जमीन है वो 2000 करोड़ की जमीन है सर। इसके पहले नसीम बानो इन्वॉल्व थी, अभी अनीस अहमद डायरेक्टली इन्वॉल्व है। ये मेरा एलिगेशन है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस मैटर को आप डीपली स्टडी करें और इसके ऊपर
तय तक जाने के जाकर अनीस अहमद को हटाकर मैं आपको सर बताना चाहता कि सैयद इम्तियाज अली साहब ने जो एक लेटर लिखा था अभी बोर्ड में कि भाई हेयरिंग के लिए एक रिटायर्ड जज की जरूरत है। विथ ड्यू रिस्पेक्ट सैयद साहब, विथ ड्यू रिस्पेक्ट छोटा सा सजेशन चाहूंगा मैं। वैसे भी ये सीओ का जो अपॉइंटमेंट है अंडर सेक्शन 23 इलीगल है। इनको हटा के यहाँ पर जुडिशरी का एक आदमी बिठाओ तो आपको सीओ भी जुडिशरी का मिल जाएगा और हेयरिंग के लिए भी आपको जुडिशरी का एक आदमी मिल जाएगा। तो एक आदमी दोनों डबल काम करेगा सर। एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई थिंक यू विल कंसिडर माई दिस अपील एंड डू द नीडफुल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।